जी, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा वो है म्यूचुअल फंड्स में कौन से फंड्स का इंतखाब करना चाहिए जबकि 2% जो रेट है वो गिर चुका हुआ है शरह सूद का। और वो लोग जो मनी मार्केट में काम करते हैं, ज़ाहिर सी बात है गोइंग फॉरवर्ड उनको रेट्स कम मिलेंगे। तो अगर उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना है तो किस तरह से वो मतलब एक अच्छे फंड का इंतखाब करेंगे। तो आज की वीडियो ये उनके लिए है। ये मैंने शीट जो है वो बनाई है आप लोगों के लिए, एक्सेल की ये शीट है। इसमें कुछ फंड्स और 17 सितंबर तो आप नहीं कहेंगे इसको क्योंकि आज तो छुट्टी है, आज की नैब नहीं आएगी। इसको 16 आप मंडे के डेट को जो है वो आप जो है वो माइंड में रखें। देखें, पहले तो ये कैटेगरी थोड़ी समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ कि ये फंड्स जो हैं वो कितनी कैटेगरी के होते हैं। देखें, जो मेजरली 3 कैटेगरीज़ हैं। एक मनी मार्केट होती है, एक इनकम फंड होता है और तीसरा इक्विटी फंड होता है। फिर इसमें कैपिटल प्रोटेक्टेड आ जाता है, फंड्स ऑफ फंड आ जाता है। वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन अभी थोड़ी सिंप्लिसिटी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं जो है आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ये बुनियादी फंड्स कर रहा हूँ। ये किस तरह काम करते हैं, इनका क्या तरीक़ाकार होता है इन्वेस्ट करने का। अच्छा, सबसे पहले तो ये आप लोगों को पता ही होगा, वीडियो हो सकता है थोड़ी-सी लंबी हो जाए तो बेयर विद मी। आपको इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें इधर से मिलेंगी और डिसीजन मेकिंग में भी आपको हेल्प मिलेगी। फंड्स जो होते हैं ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। प्रोफेशनली मैनेज से मुराद ये है कि इनको जो इसमें जो भी पैसा जो पूल होता है म्यूचुअल फंड में, यानी आपका मेरा किसी भी तीसरे बंदे का, तो ये फॉर एग्जांपल 100-200 लोग जो है वो एक जगह पे अपना पैसा डालते हैं और फिर उसके ऊपर एक फंड मैनेजर यानी एक पर्सन जो कि क्वालिफाइड भी होता है, जिसको इन सारी चीज़ों की समझ होती है, उसको अपॉइंट कर दिया जाता है। अब वो क्या करता है, वो इसकी मैनेजमेंट करता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना कि आपने इन्वेस्टमेंट करते वक़्त जो है वो क्या सोच के इन्वेस्टमेंट की है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब क्या करना चाह रहे हैं इस फंड से जो है। अब इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो वो लोग जो होते हैं जो कि कॉर्पोरेट में फॉर एग्ज़ाम्पल होते हैं कि जिसको ये नहीं पता कि उसको पैसे की कब ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है? तो वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए मनी मार्केट को चूज़ करते हैं, ठीक है? और मनी मार्केट जो होता है ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए जो है वो फंड का इंतखाब किया जाता है मनी मार्केट का। छोटा टाइम हॉरिज़न क्या है कि सपोज़ 3 महीने या 3 महीने से कम भी, क्योंकि इनकी रिडेम्पशन किसी भी वक़्त हो सकती है। ये आपको येलो कलर में जो सेक्टर में ये नज़र आ रहा है, ये ओपन एंड फंड्स हैं। ओपन एंड से मुराद ये होता है कि किसी भी वक़्त आप इस फंड को रिडेम्पशन कर सकते हैं। रिडेम्पशन से मुराद है अपना पैसा निकलवा सकते हैं और किसी भी वक़्त इसमें फंड्स को पार्क भी कर सकते हैं, अपना पैसा डलवा सकते हैं। तो इसके अंदर पैसा निकलवाने और डलवाने में कोई जो है वो बंदिश नहीं होती। तो इसको ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। तो मनी मार्केट जो होती है ये छोटे टाइम हॉरिज़न के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा पार्क करती है, ठीक है? जिस तरह से आपके ट्रेज़री बिल्स हो गए, और ट्रेज़री बिल्स जो होते हैं वो उनकी अक्सर जो है वो 3 महीने की मैच्योरिटी के साथ जो है वो बिडिंग चल रही होती है। आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस की अगर आपने टर्मिनोलॉजी सुनी हो पहले, तो ओएमओज़ जो होते हैं उसके अंदर जो है मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स, जिसके अंदर बैंक्स भी होते हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं और इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स भी उसी में पैसा लगाते हैं। तो ये जो मनी मार्केट होती है ये छोटे टाइम हॉरिज़न पे होती है और छोटे टाइम हॉरिज़न के लिए आपको, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का एक अपैरेंटली पता चल रहा होता है कि ये किस रेट पे रुकेगी, तो ये बड़े जो है मॉनेटरी पॉलिसी की चेंजिंग के साथ जैसे ही शरह सूद कम होगी या बढ़ेगी, तो इनके रेट्स जो है वो बड़ी जल्दी से ऊपर या नीचे हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटे टाइम हॉरिज़न के इंस्ट्रूमेंट्स में प्ले कर रहे होते हैं। तो मनी मार्केट जो होती है ये उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने छोटे टाइम हॉरिज़न में प्ले करना हो और अपनी लिक्विडिटी मैनेजमेंट को प्लान करना हो। ठीक है? मतलब मेरे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, मुझे ये नहीं समझ आ रही, मैं ये कॉर्पोरेट में ज़्यादातर ये यूज़ होता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं अब ये 1 करोड़ रुपया कहाँ लगाऊँ, तो वो अ, मनी मार्केट में यूजुअली पार्क होगा, क्योंकि
उसकी किसी भी वक़्त ज़रूरत पड़ेगी तो ये आसानी से रिडीम हो जाएगा। और इसके रेट्स भी जो होंगे, वो क्योंकि लेटेस्ट जो वो चल रहा होगा काइबर चल रहा होगा, उसके अ, लगभग जो है वो रेट ये मिल रहा होगा, तो आपकी मनी मैनेजमेंट बड़ी एफ़िशिएंटली जो है वो अच्छे रेट पे हो जाएगी। ठीक है जी। अब दूसरा इसके अंदर मार्केट के बाद जो फंड आ जाता है उसको बोलते हैं इनकम फंड। इनकम फंड्स जो होते हैं ये कंपैरेटिवली जो मनी मार्केट के फंड्स जो पैसा पार करते हैं, कंपैरेटिवली जो इनकम फंड्स होते हैं, ये बड़े टाइम हॉरिज़न पे जो है वो प्ले कर रहे होते हैं, बड़ी मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स ले रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा काइबर सेंसिटिव नहीं होते। यानी अगर शरह सूद की जो है वो कमी आई है या बढ़ा है, तो उससे इनकी जो परफ़ॉर्मेंस है उसके ऊपर कोई ज़्यादा लंबा-चौड़ा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे लोग जो कि एक लंबे अरसे के लिए, मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 1 करोड़ पड़ा हुआ है और आपको पता है कि ये 1 करोड़ रुपया आपको अगले 1-2 साल में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए बेटर ये होता है कि आप लंबे टाइम हॉरिज़न वाले इंस्ट्रूमेंट में प्ले करें, बजाय इसके कि आप जो है वो मनी मार्केट में रहें। तो ये वो लोग जिनको बड़े टाइम हॉरिज़न पे, बड़े अरसा के लिए, लंबे अरसे के लिए एक फ़िक्स्ड रेट चाहिए होता है, उनके लिए सूटेबल होता है इनकम फंड्स, क्योंकि ये जो आपका काइबर होता है या फिर आप कह लें कि जो शरह सूद होता है, उसके साथ इनकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे मशहूर ज़माना इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स ये होते हैं जिस तरह से हम स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, तो हम ब्रोकर का अकाउंट खोलते हैं और हम खुद से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि सबका पैसा एक जगह पे पूल किया जाता है, फिर उस पैसे को जो फंड मैनेजर है वो आगे कहीं न कहीं पे पार्क करता है। तो जो इक्विटीज़ के फंड होंगे, जब आपका पैसा इस फंड में लगेगा तो जो फंड मैनेजर है वो बाउंड होगा कि आपका पैसा स्टॉक्स में लगाए, यानी बिज़नेसेस में लगाए। ठीक है? तो ये इसकी तीसरी कैटेगरी है। ये वो लोग जो है चूज़ करते हैं ये कैटेगरी, जिनको लॉन्गर रन में, जिनको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए होगी, जिनको हर महीने या हर साल पैसा नहीं चाहिए होगा, बल्कि इनको लंबे अरसे के लिए ग्रोथ चाहिए होगी। यानी इनको एक लंबी-चौड़ी जो है वो इनकम बनाना होगी लंबे अरसे में, ठीक है? अपना पोर्टफ़ोलियो को जो है वो ग्रोथ की साइड पे लेके आना होगा, लेकिन इनको रेगुलर इनकम चाहिए होगी। ये जो कैटेगरी है ये उन लोगों के लिए सूटेबल होती है, जो लोग अपना पैसा जो है रेगुलर इनकम जो है वो किसी और एक्टिव तरीके से कमा रहे होते हैं, जैसे कोई जॉब होल्डर हो गया या इवन के कोई बिजनेस से भी बना रहा है, लेकिन वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि कल को जैसे ही उसकी जॉब खत्म हो जाती है तो फिर उसको पैसा कहाँ से आएगा, तो वो इक्विटी वाली एंड के ऊपर रखता है ताकि उसका पैसा जो बढ़ के ग्रो कर जाए और बाद में जब उसकी एक रेगुलर इनकम खत्म हो जाए तो फिर वो इस इक्विटी वाले पोर्शन को रेगुलर इनकम यानी इनकम और मनी मार्केट वाली साइड पे लेके आ सकता है, जहाँ पे इसको रेगुलर पैसा जो है वो मिलता रहे और इसका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहे। तो सर ये हो गया थोड़ा-सा ओवरव्यू। अब मैं आपको बताता हूँ 2% का इन डिक्रीज़ आया है और काइबर चल रहा है तकरीबन 17.74 के करीब, ठीक है? तो अ, अगर आप देखेंगे थोड़ा-सा, मैं अब इनके रिटर्न्स पे आता हूँ। ठीक है, ये ओपन एंड का समझ आ गया, मनी मार्केट कैटेगरी आ गई। अब ये फंड्स हैं, हर बैंक्स ने अपने नीचे, तकरीबन जितने भी बिग बैंक्स हैं उन्होंने नीचे अपनी एक म्यूचुअल फंड की कंपनी बनाई हुई है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको कहते हैं। अब वो म्यूचुअल फंड की कंपनी जो है वो लोग उसमें पैसा लगाते हैं और वो उसको मैनेज कर रही होती है। अब ये जो मनी मार्केट के फंड्स होते हैं इसको कैश फंड या मनी मार्केट फंड कहते हैं। अब जिस तरह से अलाइड बैंक का ये एबीएल फंड्स है, सॉरी एबीएल कैश फंड है, तो इसकी ये 17 वैसे लिखा हुआ है लेकिन इफेक्टिवली ये 16 का रेट आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आज डाउनलोड की है रिपोर्ट, इसलिए ये 17 आज की डेट उसने उठा ली है। अच्छा, नैब क्या होती है? नैब होती है 10.66, यानी आप जिस रेट के ऊपर आपको वो एसेट मिल रहा होगा, यानी आपको यूनिट मिल रहा होगा, जिसको म्यूचुअल फंड के यूनिट्स कहते हैं। अब इसका अगर आप ईयर टू डेट का रिटर्न देखेंगे तो, या आप अब थोड़ा सा ना ईयर टू डेट की बजाय इसको आप 365 डेज के ऊपर देखें, ठीक है? 365 डेज के ऊपर ये 22.09
का रेट आपको ऑफर कर रहा था, मतलब साल का, ठीक है। और अगर आप इसको 270 दिनों में देखेंगे तो ये 21.20 हुआ, 180 में 20 हुआ, फिर 90 दिनों में, यानी पिछले 3 माह में 20.45 हुआ, 30 दिनों में ये 19.9 हुआ, 15 दिनों में ये मजीद अभी कम होगा। बाज़ का ये 15 दिनों और एक दिन का जो रिजल्ट होता है ये अच्छा नहीं आ रहा होता। अब ये जो छोटे टाइम हॉरिजन है ना, लाइक अभी तो देखें 2-3 दिन गुजरे हैं, तो 15 डेज का रिटर्न जो है ये इतना इफेक्टिवली आपको रेट के गिरावट के साथ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही ये 15-20 दिन गुजर जाएंगे तो यहाँ पे जो रेट आ रहा होगा, क्योंकि 2% डिक्रीज हो गया है, तो ये जो 15-15 डेज वाली ये जो आपको एक कैटेगरी नज़र आ रही है ना टाइम, इसमें ये रेट तकरीबन तकरीबन आपका 17.5-17 के करीब आ जाएगा ये, ठीक है। इसमें देखें कुछ का रेट जो है वो एडजस्टेड भी है 16.14, तो ये 17.5-17 के करीब जो है वो आपको रेट मिलेगा मैक्सिमम, ठीक हो गया। और गोइंग फॉरवर्ड जैसा कि आपकी जो इन्फ्लेशन है उसके नंबर्स जो हैं वो गिर रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड आगे भी आने वाले दिनों में मजीद भी लगता है कि शरह सूद आहिस्ता आहिस्ता करके मजीद नीचे आएगी। तो वो लोग जो कि इस चीज़ को मैंने दिखाया है, जो आपको 1 साल से मैं बिल्कुल छोटे टाइम हॉरिज़न पे आया हूँ, उसमें रीज़न यही है कि 1 साल अगर 365 दिन में देखेंगे तो शरह सूद जो है वो पीक आउट थी, बड़े लंबे एक उसके ऊपर चल रही थी, रेट के ऊपर चल रही थी, बड़े रेट पे चल रही थी। फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे शरह सूद कम होती गई तो इनके रिटर्न्स भी कम होते गए, ठीक है? तो आपने अगर तो रेगुलर इनकम जो है वो अपनी निकालनी है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप जो है ये कैटेगरी जो है वो चूज़ करें। अच्छा, इस कैटेगरी में आप देखेंगे तो आपको जो 15 डेज़ है ना, यहाँ पे आएँ 18 है, 22 या 18, मतलब ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे तो आप 15 दिन वाले इस सेगमेंट में देखेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा गिरावट जो है वो नज़र नहीं आएगी। कंपैरेटिवली अगर आप, ये मैंने आपके सामने इसको ग्रीन किया है, इसमें आप देखेंगे 18-19% का ऑन एवरेज रेट जो है वो चल रहा है और यही ही चलता रहेगा यूजुअली। रीज़न यही है कि इन्होंने जो पैसा पार किया हुआ है वो लंबे अरसे की मैच्योरिटी के साथ किया हुआ है। क्योंकि जो रिटर्न होता है ये हमेशा मैच्योरिटी के साथ होता है ना। इनकी मैच्योरिटी कम है इंस्ट्रूमेंट की, और इन्होंने बैंक्स में भी पैसा रखा होता है, जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसलिए काइबर के साथ इनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। जबकि ये जो इनकम फंड्स हैं, अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो रेगुलर इनकम के लिए जो इनकम फंड्स हैं वो एक बेटर ऑप्शन है। अब उसमें आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। ABL फाइनेंशियल सेक्टर फंड प्लान 1, इसका 18.26 है, और अगर आप इसको देखेंगे तो इनकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है काइबर के रेट के साथ, ठीक है जी। तो जब आप इसको 365 दिन के से जो है वो नीचे ला के देखेंगे तो इनका जो है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। अब जैसे ABL इनकम फंड जो है, आप देखें इसको 365 दिन, यहाँ से मैं इसको जो है वो रेड करता हूँ आपके लिए। ये देखें 365 डेज से इसको देखना शुरू करें, 23.27 था, फिर 21 इशारिया और इसी का ABL का फंड जो है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे इसके जो है कैश फंड के साथ, तो आपको नज़र आएगा कि वो 22% पे था, ये 23.27 पे है। फिर 270 में ये 21.25 है जो कि कम है, ये 21.92 पे खड़ा हुआ है। 180 दिन पे 22.18 है, ये 20.84 पे है। तो जैसे-जैसे शरह सूद कम होती गई, तो इनका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा गिरता रहा। 90 डेज़ पे 23.79 है, जबकि ये 90 दिन पे 20.45 पे, 30 दिन पे 19 पे है, और ये वैसे 28 तो मेरा नहीं ख़्याल कि ठीक होगा। अभी इसमें कुछ और जो है वो दिन जो है वो बीच में एडजस्ट करने के बाद ही इसको कोई सही रेट इसका निकलेगा। लेकिन मोर और लेस ये कि 18-19 से परसेंट जो है वो आपको लंबे अरसे, यानी 1 डेढ़ साल के लिए जितनी मैच्योरिटी के इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स उठाए होंगे, वो आपको जो है वो रिटर्न ऑफर होता रहेगा इनकम फंड्स में। ठीक है जी। उसके बाद जनाब आ जाता है आपका जो है वो आप कैटेगरी आ जाती है इक्विटी फंड्स की।
अच्छा, इक्विटी फंड्स को मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि नैव के हिसाब से, परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से आपको किस तरह से जो है वो देखना चाहिए इक्विटी फंड्स को, या फिर क्योंकि इक्विटी फंड्स जो है वो उनकी मूवमेंट बड़ी तेज़ होती है, तो इनकी नैव को हिस्टोरिकली देख के फिर इसमें फैसला करना चाहिए कि कहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है। और हिस्टोरिकली नैव के साथ आपको पता चलता है कि कितनी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो गई है, अभी कितनी गुंजाइश बाकी है। अच्छा, ये जो इक्विटी फंड्स होते हैं, ये प्राइस सेंसिटिव सॉरी, ये भी इंटरेस्ट रेट के साथ इनकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी जैसे इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम होते जाएँगे, या उनकी क्योंकि आपको पता है इक्विटीज़ में फॉरवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव होता है, यानी 1 साल पहले अगर आप इक्विटी को देखेंगे तो इक्विटी ने परफ़ॉर्म करना शुरू कर दिया। यही जो एबीएल स्टॉक फंड जो कि 18 की नैब पे खड़ा हुआ है, यही आपको एक एक आधा साल पहले 11-12 पे, आई थिंक 11-12 की नैब पे जो है वो ऑफ़र हो रहा था। तो अब ये 6-7 की जो है वो इसके अंदर जो है वो इंक्रीज़ ऑलरेडी डल चुका हुआ है। तो जब भी आप फंड्स में सिलेक्शन करें, तो आपको देखना चाहिए आगे, जिसमें सेकेंडरी मार्केट की यील्ड बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट कर रही होती है, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए जब भी इसकी ओपन मार्केट ऑपरेशंस होती हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि आपके आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन जो है, सॉरी, जो आपकी शरह सूद है वो कहाँ पे स्टैंड करेगी। इसी तरह से इन्फ्लेशन के नंबर्स भी काफ़ी रेलिवेंट होते हैं, जिससे आपको शरह सूद की आने वाले दिनों में जो है वो प्रिडिक्शन पता चल रही होती है। तो स्टॉक्स फंड जो होते हैं, या इक्विटी फंड्स जिनको कहते हैं, ये उस वक़्त अच्छा परफ़ॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जिस वक़्त आपकी जो शरह सूद है वो डिक्रीज़ हो रही हो। तो इसमें एक चीज़ तो ये भी होती है कि जो मूवमेंट बनती है, यानी एक फ़िक्स्ड इनकम से जो है वो आपका पैसा जो है वो इक्विटीज़ में, बिज़नेसेस में लग रहा होता है। तो उस वक़्त भी एक लिक्विडिटी ड्रिवन जो है वो इनके अंदर इंक्रीज़ आता है। दूसरा, बैंक से भी पैसा निकल के इक्विटीज़ में आता है, और तीसरा जो है ज़ाहिर-सी बात है, स्टॉक्स जब अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं तो इवेंचुअली जो स्टॉक फंड्स होते हैं वो भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस देते हैं। और तीसरी चीज़ ये होती है कि शरह सूद की कमी से बिज़नेसेस की ग्रोथ अच्छी होती है, उनके इंटरेस्ट की इनकम कम होती है, तो उनका जो बॉटम लाइन होता है, यानी उनका प्रॉफ़िट जो है वो भी बढ़ना शुरू कर देता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी परफ़ॉर्मेंस अगर आप थोड़ी-सी मैं ओवरव्यू कराऊँ, 365 डेज़ के ऊपर बहुत सी जो कंपनीज़ हैं, जो इक्विटीज़ में फ़ॉल करती हैं, उनकी परफ़ॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही, और मैं आपको इधर थोड़ा-सा हाइलाइट करके रेड कलर में दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, एबीएल स्टॉक फंड 75% जो है वो इंक्रीज़ दिया है इसने। एकेडी अपॉर्चुनिटी अंडर परफ़ॉर्म किया। अल हबीब स्टॉक फंड ने 95% दिया। इसी तरह से अल्फ़ा जीएचपी अल्फ़ा फंड ने 78%, और इसी तरह से अल्फ़ा जीएचपी स्टॉक फंड ने 84% बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी। और मेरा ख़्याल है सबसे अच्छी परफ़ॉर्मेंस जो है वो, अगर आप हिस्टोरिक टाइम हॉरिज़न पे देखें, तो आई थिंक, हाँ, नहीं, इसमें से एनवीबी फाइनेंशियल सेक्टर फंड ने सबसे अच्छी दी, जो कि 93% थी, क्योंकि बैंक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स की वजह से। इसी तरह से एमसीबी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फंड, इसने भी 83% का दिया, ये भी बहुत अच्छा था। और ये अल्फा जीएचपी सॉरी, अल्फा जीएचपी स्टॉक फंड, इसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अच्छा, कुछ फंड्स जो हैं वो फैसल स्टॉक फंड 1 साल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। उसके अलावा फर्स्ट कैपिटल म्यूचुअल फंड, गोल्डन एरो फंड, ये सारे फंड्स की जो है वो, ये 64% है एचपीएल का, और ये 62% है जी, ये भी एचपीएल का है। ठीक है, तो इस तरह आप इनको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से फंड ने कितना परफॉर्मेंस दिया। और गोइंग फॉरवर्ड आगे जाहिर सी बात है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होते जाएंगे, ये आगे ग्रोथ पे जाएंगे, इनके जो नैव है, नेट एसेट वैल्यू है, ये भी इसी तरह से आगे आने वाले दिनों में बढ़ती जाएगी। और अगर आप इसको छोटे टाइम हॉरिज़न पे देखते हैं, लाइक 15 डेज़ या 30 डेज़ पे अगर आप देखते हैं, तो आपको स्टिल जो है वो इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अब ये 3 इशारिया यूबीएल स्टॉक एडवांटेज फंड जो है वो 3.66 पे ट्रेड कर रहा है। इसी तरह से एमसीबी 3.16, मतलब 1 महीने की ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जेएस लार्ज कैप फंड 4.43, इसी तरह से जेएस ग्रोथ फंड, कुछ जो है वो इन्होंने जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दी। इस तरह एचबीएल ने 4%, इसी तरह से एचबीएल ग्रोथ फंड क्लास ए
इसने 4.45% दिया, एचपीएल एनर्जी फंड 4.81%। तो मतलब ये है कि अभी अगर 1 महीने की परफॉर्मेंस भी इनकी अगर आप देखेंगे, तो भी आपको नज़र आएगा, और इवन जो है वो आप इनकी 15 डेज़ में भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, मोस्टली जो फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है कंपैरेटिवली, अगर आप इसको मनी मार्केट या उसके साथ इनकम के साथ कंपेयर करते हैं। इसी तरह से एक कैटेगरी और होती है, कैपिटल प्रोटेक्टेड होती है। इसमें यूजुअली ये होता है कि जब स्टॉक्स जो हैं, सॉरी, जब ये फंड लॉन्च होते हैं, तो इनमें एक चीज़ देखी जाती है कि एक लंबे अरसे के लिए, लाइक अगर 1 साल के लिए जो है वो प्लान है, तो 1 साल के लिए ये जो पैसा है ये आपका बाउंड कर दिया जाता है और एक गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में पार्क कर दिया जाता है, ठीक है? उसमें बेशतर किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं, उसकी तफसील में मैं अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि इनके भी रिटर्न्स जो हैं वो अगर आप साल की परफॉर्मेंस पे देखेंगे तो ये इन आपको नज़र आ रही है। ईयरली परफॉर्मेंस के ऊपर आपको अच्छा रिटर्न जो है वो येलो कर दिया मैंने, अच्छा रिटर्न ये ऑफर करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली जब भी ये प्लान्स लॉन्च होते हैं, तो वो लोग जिन्होंने एक सर्टेन रेट के ऊपर अपनी जो है वो रेट को बुक करना हो, तो वो सबसे पहले तो ये प्रिडिक्ट करता है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड स्टॉक्स, सॉरी, जो इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ पे स्टैंड करेगा, तो उसकी बेसिस के ऊपर ये फैसला किया जाता है कि इनमें पैसा पार्क कर दिया जाए और अच्छे रेट को, एक हायर रेट को लॉक कर दिया जाए। यानी हो सकता है आपको ₹22 का रेट, 22% का रेट मिल रहा हो, और आगे उम्मीद ये हो कि शरह सूद जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी। तो ऐसे में फिर आप इन जो है वो फंड्स का जो है वो इंतख़ाब करते हैं। उसके बाद जनाब एक फ़िक्स रेट फंड होता है, ये भी उसी तरह का होता है। ये प्लान्स मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो प्लान 1, 2, 3, 4, जब भी रेट जो है वो लगेगा आगे कि रेट डाउन होने लगा है, तो हायर रेट के ऊपर आप एक स्पेसिफिक टर्म के लिए, लाइक 6 मंथ टू 1 ईयर के लिए आप अपने जो है वो रेट्स को लॉक कर लेते हैं, और जो शरह सूद की कमी आती है उसमें फिर जो है आपको वो अफेक्ट नहीं करती, आपको उसी सेम रेट के ऊपर 1 ईयर तक या 6 मंथ तक जो है वो रिटर्न मिलता रहता है। और ये प्लान्स 1, 2, 3, 4 इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ बैंक्स जो है उनकी म्यूचुअल फंड्स की जो सब्सिडरीज हैं वो लॉन्च करती रहती हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इस शीट को भी नीचे लगा दूँगा, ये म्यूफ़ैब की मैंने वेबसाइट से डाउनलोड की है, फिर इसमें मैंने अमेंडमेंट्स की हैं, काफ़ी ज़्यादा इसको थोड़ा-सा बनाया है। तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इनको एनालाइज़ करना है, किस तरह से इसका रेट जो है वो आपने निकालना है। अच्छा, जो हफ्कों की पहली किस्त थी वो तो आ गई है, अब ज़ाहिर-सी बात है जो ड्रामा सीरियल चलता है वो एक दिन में सारी किस्तें नहीं दिखा देते, तो अब उसकी दूसरी एपिसोड का वेट करें, मैं उस पे डेफ़िनेटली अपनी वर्किंग कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे ही उसकी वर्किंग पूरी हो जाती है, सो आई वुड डेफ़िनेटली शेयर विद यू गाइज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो आपको सारे नोटिफ़िकेशंस मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफ़िज़।